कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। लास्ट 2 वीडियोज़ में मैंने 8609 का कंप्लीट बुक रिव्यू किया था, जिसमें हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और गेस्ट पेपर के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और उनके डिटेल्ड आंसर। तो उन्हीं वीडियोज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं पार्ट 3 बना रही हूँ इसका। कुछ क्वेश्चंस जो रह गए थे, कुछ जो फेमस फिलोसफर्स थे, उनकी एजुकेशन से रिलेटेड थ्योरीज थी वो रह गई थी, तो वो मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो में कवर कर लेती हूँ। आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखें, उम्मीद है ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चंस हमने लास्ट 2 वीडियोस में डिस्कस किए थे, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं और इंशाल्लाह बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप लोगों की यहाँ से बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ डज द एजुकेशनल फिलासफी ऑफ सोक्रेट डिफर फ्रॉम अरिस्टोटल। सुकरात से कैसे अलग थी एजुकेशनल फ़िलासफ़ी अरस्तू की। तो इन दोनों की हम अप्रोचेस को डिटेल से देखेंगे। Socrates and Aristotle were both influential Greek philosophers who had different approaches to education and philosophy. सबसे पहले सुकराट की तरफ आते हैं। He highlight the importance of self discovery and search for truth. इस फिलोसफर का जो सबसे मेन फोकस था वो था सच्चाई की तलाश और अपनी ज़ात को डिस्कवर करने के हवाले से। He believed that knowledge is innate and the teaching involves helping individuals to access their own knowledge. Viewed education as a process of questioning and dialogue to develop critical thinking skills. Encouraged the pursuit of individual excellence and self-improvement. इनका जो फ़ोकस था वो एक इंसान की शख्सियत बनाने की तरफ था कि किस तरह से अपनी ज़ात को इम्प्रूव किया जा सकता है क्वेश्चन आंसर के थ्रू और डिफरेंट इस तरह की एक्टिविटीज़ के ज़रिए किस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग को बेहतर बनाया जा सकता है। एक चीज़ जो कॉमन भी है तकरीबन तमाम फ़िलासफ़र्स में कि क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ, क्योंकि अगर सेल्फ थिंकिंग नहीं होगी, क्वेश्चन करने की, चीज़ों को समझने की, कुछ सवाल उठाने और फिर उनका जवाब ढूँढने की अगर एबिलिटी नहीं होगी स्टूडेंट में, तो इसका मतलब है कि उनकी लर्निंग नहीं होगी। He did not believe in formal education system and thought that education should be tailored to individual's need. उनका ये मानना था कि जो तालीम है वो हर इंसान की शख्सियत से रिलेटेड और उसकी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करे, उनसे रिलेटेड होनी चाहिए। एक फॉर्मल सा क्लासरूम और इसमें स्टडीज़ ये सब चीज़ें ना हो। हर बच्चे की पर्सनैलिटी के हिसाब से उसकी ग्रूमिंग जो है वो की जाए। जबकि दूसरी तरफ अरिस्टोटल का कहना था, ही हाईलाइट द गेन ऑफ नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। उनका मानना था कि बच्चों की स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए और उनको चीज़ों की प्रैक्टिकल करवानी चाहिए ताकि वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू चीज़ों को सीखना शुरू करें। ही बिलीव्ड दैट नॉलेज कम्स फ्रॉम द सेंस एंड दैट टीचिंग इन्वॉल्व गाइडिंग इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट देयर एक्सपीरियंसेस. He viewed education as a means of developing practical skills and preparing individuals for civic life. अब ये तो हम सब लोग जानते ही हैं कि अगर हम किताबों से ज़ुबानी तौर पर पढ़ते रहें तो इस तरह से लर्निंग नहीं हो पाती। इंसान सीखता वही है जिस काम को वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करता है और फिर उसको ये भी पता हो कि उसने जो सीखा है उससे उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। तो जो अरस्तू थे, उनका भी यही मानना था कि बच्चों की प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप होनी चाहिए ताकि कल को जब वो अमली ज़िंदगी में आएँ तो उनको पता हो कि उन्हें अपने नॉलेज को किस तरह से बैलेंस करके इम्प्लीमेंट करना है। ही एम्फसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिकल एंड मॉरल एजुकेशन इन शेपिंग कैरेक्टर एंड वैल्यूज़। और एक इंसान का पूरा कैरेक्टर जो है वो स्कूल में बिल्ड होना चाहिए। अगर उसको बेसिक वैल्यूज़ नहीं होंगी, बेसिक एथिक्स नहीं होंगी, तो वो किस तरह से एक सोसाइटी में मूव कर पाएगा या फिर वो लोगों के साथ अच्छे से डील कर पाएगा। तो नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि एक इंसान को डिग्री देकर भेज दिया जाए, बल्कि नॉलेज का मतलब ये है कि वो एथिकली, मॉरली इतना बिल्डअप हो उसका कैरेक्टर कि वो जब आगे जाए तो लोगों को उनकी साइकोलॉजी के हिसाब से और अपनी वैल्यूज़ के साथ वो मूव कर सके और तरक्की कर सके। advocated for formal education system and believed that education should be standardized and structured. दूसरा जो एक मानना था इनका वो था कि एजुकेशन जो है वो स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। In summary, Socrates' educational philosophy focused on questioning and dialogue as the means of acquiring knowledge, while Aristotle's philosophy focused on structured education and practical learning.
समरी के तौर पर वो कहता है कि सुकराट कहता था कि क्वेश्चन आंसर के थ्रू, बात करने के थ्रू जो लर्निंग और इल्म है वो ट्रांसफ़र करना चाहिए, लेकिन अरिस्टोटल का मानना था कि एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड एजुकेशनल सिस्टम होना चाहिए जिसके थ्रू तमाम लोगों तक जो नॉलेज है वो इम्पार्ट किया जा सके। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। इवेलुएट प्लेटोज थ्योरी ऑफ एजुकेशन, आल्सो पॉइंट आउट इट्स कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन। प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन बताएं और उसका क्या ताउन रहा फील्ड ऑफ एजुकेशन में, क्या कंट्रीब्यूशन रहा उसका, वो भी बताएं। प्लेटोज थ्योरी ऑफ एजुकेशन was focused on creating a just society where individuals could reach their full potential. His philosophy was based on the belief that education should not just be about acquiring knowledge but also about developing character and virtue. तकरीबन उन्हीं से मिलती जुलती बात है इनकी भी, थोड़ा बहुत डिफरेंस है इनकी फ़िलासफ़ीज़ में, कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो सब में कॉमन है। तो इनका मानना भी यही था कि ये सिर्फ़ किताबें याद कर लेने से और चीज़ों को पढ़ लेने से नहीं होनी चाहिए तालीम, बल्कि ये अपने स्टूडेंट्स का कैरेक्टर कैसे बिल्ड करना है और उन्हें मोरली कैसे बेहतर से बेहतर बनाना है, इससे रिलेटेड होनी चाहिए। सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ प्लेटोज थ्योरी ऑफ एजुकेशन आर गिवन बिलो। सबसे पहले है emphasis on a well-rounded education. Plato believed that education should not just focus on intellectual development but also include physical and moral education. He believed that students should develop a strong sense of ethics and values. यही बात किया उसने कि एक इंसान की पूरी कैरेक्टर बिल्डिंग होनी चाहिए। वो सिर्फ स्कूल से किताबी नॉलेज इल्म हासिल करके ना जाए, बल्कि वो अपने साथ एक बेहतर इंसान बनना, एक अपने माशरे का अच्छा इंसान बनना भी सीख कर जाए। इम्पॉर्टेंस ऑफ़ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जो बच्चों को बचपन में सिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्लेटो का मानना था कि बच्चों की जो इब्तदाई तालीम है वो बहुत ज़रूरी है और उनकी जो एजुकेशन है वो 7 से 10 साल तक स्टार्ट हो जानी चाहिए और उनका जो मेन फोकस है वो उनकी गुड हैबिट्स एंड कैरेक्टर, बच्चों की आदत आप जिस तरह से बनाना शुरू करते हैं वही डिफ़ाइन करती हैं कि वो बड़े होकर कैसा इंसान बनेंगे। तो अगर बचपन से उनकी आदतें ही ख़राब होंगी तो वो कैसे मदद करने वाले, पॉजिटिव सोच रखने वाले, दूसरों की क्या ख्याल करने वाले बन पाएंगे। तो बच्चों को बचपन से ही ये सभी चीज़ें सिखाना बहुत ज़रूरी है। एम्फेसिस ऑन द रोल ऑफ स्टेट इन एजुकेशन, एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए स्टेट का क्या किरदार है, इस हवाले से प्लेटो का कहना था, ही बिलीव्ड दैट एजुकेशन वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट एंड द दैट द स्टेट शुड बी इन्वॉल्व्ड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। ही बिलीव्ड दैट द स्टेट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द करिकुलम, द टीचर्स एंड द फंडिंग ऑफ एजुकेशन। उनका मानना था कि जो गवर्नमेंट है, जो हुकूमत है, जो भी स्टेट है, उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो करिकुलम डिज़ाइन करें, वो टीचर्स की ट्रेनिंग करें और बच्चों को जो तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें फ़ंडिंग भी प्रोवाइड करें ताकि सब लोगों को यकसा तालीम मिल सके। यूज़ ऑफ द डायलैक्टिक मेथड, डायलैक्टिक मेथड का मतलब है कि डायलॉग मेथड। प्लेटो बिलीव्ड इन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वेश्चनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन एजुकेशन। जब एक क्लासरूम में या बच्चों से क्वेश्चन किया जाता है तो इससे उनकी सोचने की जो सलाहियत है वो बढ़ती है, वो उसका जवाब खोजने की कोशिश करते हैं, या फिर टीचर्स को चाहिए कि वो बच्चों के क्वेश्चंस को अप्रिशिएट करें। इससे बच्चों में कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और उनकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो भी बेहतर होती है। ही सजेस्टेड द यूज़ ऑफ द डायलैक्टिक मेथड विच इन्वॉल्व्स क्वेश्चनिंग एंड चैलेंजिंग assumptions एज अ वे ऑफ डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। नीचे समरी दी हुई है। प्लेटोज थ्योरी ऑफ एजुकेशन हैज़ हैड अ सिग्निफिकेंट impact on the field of education. His emphasis on the importance of well-rounded education and early childhood education has influenced many educational systems around the world. यानी कि अच्छे तरीके से दुनिया ने इनको इम्प्लीमेंट भी किया। His belief in the importance of questioning and critical thinking has had also a lasting impact on the development of एजुकेशनल थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस। तो जब फिलासफर्स ने थ्योरीज दी हुई हैं तो बहुत से ममालिक फिर जो उन पर अमल करते हैं तो वो तरक्की भी करते हैं, यानी कि वो बेबुनियाद बातें तो नहीं होती। अगर उनको इम्प्लीमेंट किया जाए तो हम अपने एजुकेशनल सिस्टम को और बेहतर बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। डिस्क्राइब द एजुकेशनल परस्पेक्टिव ऑफ टू ग्रेट मुस्लिम फिलासफर्स, इमाम गजाली एंड इब्न खुल्दूम। अब हम इन दो फिलासफर्स के बारे में स्टडी करते हैं, इनका एजुकेशनल पर्सपेक्टिव क्या था और इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा एजुकेशन को बेहतर बनाने में। इमाम गजाली एजुकेशनल पर्सपेक्टिव, ये बहुत ही फेमस इस्लामिक स्कॉलर रहे हैं जो तकरीबन 11वीं सेंचुरी में इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा इस्लामिक फ़िलासफ़ी एंड एजुकेशन के हवाले से।
He believed that knowledge should be pursued for the purpose of spiritual development and that education should focus on moral and ethical development. इनका ये मानना था कि जो एजुकेशन है वो रूहानी तौर पर एक डेवलपमेंट का जो है वो ज़रिया होनी चाहिए, और वही बात कि मॉरल एंड एथिकल डेवलपमेंट जो है वो ज़रूरी होनी चाहिए एजुकेशन का पार्ट। अभी आप लोग देखते भी होंगे कि हमारे अक्सर बड़े बड़े स्कूल से पढ़ने वाले बच्चे उस तरीके से तमीज़दार नहीं होते जितना कि उनको होना चाहिए। तो वजह क्या है कि बच्चों को पढ़ाने में तो उनको फोकस किया जाता है, लेकिन एक अच्छा हम्बल और ख़्याल करने वाला इंसान बनाने पर उतना फोकस नहीं हो पाता। तो हमें इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है अपने एजुकेशनल सिस्टम में। According to him, education should be centered around the Quran and Hadith, and the teacher should be a role model who embodies Islamic values and virtues. तो उनका मानना था कि जो हमारे एजुकेशनल सिस्टम है वो कुरान और हदीस को मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन किया जाना चाहिए। उनके अंदर इनकी झलक हमें दिखाई देनी चाहिए, और जो टीचर है वो एक रोल मॉडल होता है, उसको भी चाहिए कि वो अच्छी हैबिट्स को अपनी एथिक्स को अच्छे से रिप्रेजेंट करे। अगर एक टीचर ही अपनी इस्लामिक वैल्यूज़ और मॉरल वैल्यूज़ को पीछे छोड़ देगा तो बच्चे तो टीचर्स को देखकर सीखते हैं, तो वो कैसे सीख पाएंगे? उनकी ज़ुबानी कलामी बातों की बजाय अगर टीचर प्रैक्टिकली एक मॉडल बन के उनके सामने खड़ा होगा तो बच्चों की जो लर्निंग है वो भी उतनी अच्छी होगी। तो कुरान और हदीस का हमारे एजुकेशनल सिस्टम के साथ डायरेक्ट लिंक होना चाहिए। इसके अलावा गजाली emphasized the importance of critical thinking, reasoning and reflection in the learning process and believed that students should be encouraged to ask questions and seek answers. critical thinking कैसे बेहतर हो सकती है? जब थिंक किया जाएगा, जब बच्चे सोचना शुरू करेंगे, जब बच्चे सवाल करना शुरू करेंगे और किए गए सवालों का जवाब ढूँढने की कोशिश करेंगे, तो उससे उनकी जो थिंकिंग है, वो बेहतर होगी। अब अगर एक क्लासरूम का माहौल ऐसा है कि उसमें बच्चों से क्वेश्चनिंग को जो है वो अप्रिशिएट किया जाता है, तो आप ये बात नोटिस करेंगे कि जब वो क्लासरूम से बाहर होंगे, अपने घर पर, अपने दोस्तों के साथ, जहाँ भी सोसाइटी में वो जहाँ भी होंगे, तो वो चीज़ों को देखकर क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। उनसे जो वो उनकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगी। फिर वो चीज़ों को इग्नोर नहीं बल्कि उन्हें जानने और उन्हें खोजने की कोशिश करेंगे, और यही जो खोजने की एक क़ुव्वत है, यही तो रिसर्च की बुनियाद है। तभी तो रिसर्च मुमकिन है कि अगर अगर कोई बंदा जो क्वेश्चन ही ना करे कि ये काम कैसे हो सकता है, या फिर जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, तो फिर उसका जवाब कैसे मिलेगा? इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो सबसे मेन पिलर है रिसर्च का, और बच्चों में इसको इस तरह से डेवलप किया जा सकता है क्लास में क्वेश्चन आंसर करके। He also believed in the integration of knowledge and that all subjects should be taught in a way that highlights their interconnectedness. सब्जेक्ट्स को उसी तरह से पढ़ाया जाए कि उनका हक अदा हो जाए। कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन, अब इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा? Ghazali's educational philosophy had a profound impact on Islamic education and his ideas continue to influence Islamic education today. He emphasized the importance of moral and ethical development, critical thinking, and the integration of knowledge, which are still considered to be essential components of Islamic education. His idea also helped to shape the Islamic madrasa system, which remains an important educational institution in the Muslim world. आजकल तो इतना वो ट्रेंड नहीं रहा, लेकिन पुराने ज़माने में सेंचुरीज अगो जो है वो मदरसाज होते थे, जो नॉलेज का एक सोर्स हुआ करते थे, या फिर स्कूल आप कह लें। तो वहाँ पर जो है इस्लामिक और जो दुनियावी तालीम है वो दी जाती थी। इब्न खुल्दूम educational perspective, Ibn Khaldun was a renowned Islamic philosopher and historian who lived in the 14th century. वो 11th सेंचुरी से बिलोंग करते थे, 11th सेंचुरी में थे, और ये 14वीं सदी में आए। ही बिलीव्ड दैट एजुकेशन शुड फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स एंड नॉलेज दैट आर रेलिवेंट टू द नीड ऑफ सोसाइटी। इनका मानना था कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, जो भी मजमून क्लास में पढ़ाया जाए, हमारी सोसाइटी के साथ वो किस तरह से लिंक करता है, कि उसके कौन कौन से प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हम अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं, इस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाए ताकि वो बेहतर तरीके से सीख सकें। He emphasized the importance of experiential learning and believed that students should be given opportunity to apply their knowledge in a real world context. Ibn Khaldun also believed in the importance of social and cultural factors in education and that education should be adapted to the local context and cultures. इनका मानना था कि हर
علاقے کا اپنا کلچر ہوتا ہے، اپنی روایات ہوتی ہیں کہ تو بچوں کی جو ایجوکیشن ہے وہ ان سے ریلیٹڈ ہی ہونی چاہیے، تاکہ پھر وہ ریئل ورلڈ کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر کے اچھے سے اس کو امپلیمنٹ کر سکے۔ اب ان کے کنٹریبیوشنس کیا تھے؟ ابن خلدون ideas about practical education and experiential learning have influenced education in the Muslim world, particularly in the areas of vocational and ٹیکنیکل ایجوکیشن۔ ان ایریاز میں کافی زیادہ ہیلپفل رہی ان کی فلاسفیز۔ His emphasis on the importance of adapting education to the local context and culture is still relevant today۔ بالکل ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایک ایریا کی جو کلچر ہے آپ اس کو دوسرے میں جا کر پڑھانا شروع کر دیں گے تو کیا وہ ویسے کنیکٹ کر پائیں گے؟ تو ہر کسی کی جو ایجوکیشنل ان کا کریکلم ہے وہ اسی ایریا کے کلچر اور وہاں کی روایات کے اکارڈنگ ہونا چاہیے۔ کوشچن نمبر 4 دیکھتے ہیں ہم، واٹ آر دی مین سورسز آف نالج، ہاؤ ریشنل نالج از ڈفرینٹ فرام امیٹیٹیو نالج۔ سب سے پہلے ہم نالج کے سورسز دیکھتے ہیں۔ ایک تو پرسیپشن ہے، نالج گینڈ تھرو آور سینس سچ ایز سینگ، ہیئرنگ، اسمیلنگ، ٹیسٹنگ، ٹچنگ۔ ہم جب کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں، دیکھ کر بھی تو سیکھتا ہے نا انسان، تو سن کر بھی سیکھتا ہے۔ ہماری جو بیسک سینسز ہیں ان کے تھرو سیکھنے کو کیا کہا گیا ہے؟ پرسیپشن۔ ریزن، نالج گینڈ تھرو لاجیکل ریزننگ اینڈ ڈیڈکشن۔ آپ لوگ ان کو ریڈ کر لیجئے گا تو ہوپ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ جائے گی۔ Introspection, knowledge gained through self-reflection and analysis of one's own thoughts and feelings. And last one ہے testimony, knowledge gained through the accounts of other۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ریشنل نالج کس طرح سے imitative knowledge سے ڈفرینٹ ہے۔ تو it is based on reason and understanding, while imitative knowledge is based on imitation and repetition without true understanding۔ Rational knowledge require critical thinking, analysis and reasoning, while imitative knowledge is simply copying or mimicking while others have done or said without truly understanding the underlying concept۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریشنل نالج ہے وہ کریٹیکل تھنکنگ، لرننگ، انالیسز، آبزرویشن کے تھرو آتا ہے، جبکہ جو امیٹیٹو نالج کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے جو کوئی نالج ہے اسی کو ہی ریپیٹ کر لیا جائے یا اسی کو ہی کاپی کر لیا جائے۔ تو ریشنل نالج از ٹپیکلی ڈیپر اینڈ مور میننگ فل دین امیٹیٹو نالج ایز اٹ ریکوائر ڈیپر لیول آف انگیجمنٹ اینڈ انڈرسٹینڈنگ۔ ٹھیک ہو گیا۔ کوشچن نمبر 5، Define the philosophy of naturalism, also discuss the contribution of naturalism to education۔ جو باقی فلاسفیز تھیں وہ ویڈیو پارٹ 2 میں دی ہوئی ہیں، آپ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ والی جو ہے یہ آپ لوگ وہاں پہ نہیں تھی، نیچرلزم تو ایڈ نہیں ہو پائی، تو اس لیے میں نے اس ویڈیو میں اس کو ایڈ کر دیا۔ آپ لوگ ان پیراگرافس کو ایز اٹ از بھی لکھ سکتے ہیں، اور سپورٹ کرنے کے لیے پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے جو بی ایڈ کے گروپس ہیں پلیز ان میں بھی شیئر کریں۔ Naturalism is a philosophical approach that emphasizes the natural world as a primary basis for knowledge and understanding۔ اس فلاسفی کے اکارڈنگ جو نیچرل ورلڈ ہے، جو ایک قدرتی نظام ہے، وہ سب سے بڑی بیس ہے نالج اور انڈرسٹینڈنگ کی۔ اٹ ہولڈ دیٹ دا یونیورس آپریٹ اکارڈنگ ٹو دا نیچرل لاز۔ ڈیفینیٹلی نیچر کے بہت سارے قانون ہیں جن کے تھرو جو پورے کا پورا جو سیٹ اپ ہے وہ چل رہا ہے، اینڈ دیٹ دیر از نو سپر نیچرل اور ڈیوائن انٹروینشن۔ لیکن جو دوسرا اسپیکٹ ہے اس کا، وہ ان کا ماننا ہے کہ کوئی سپر پاور یا ڈیوائن پاور نہیں ہے جو چلا رہی ہے، ہر رول کو ہم پروو کر سکتے ہیں، اور یہ نظام جو ہے وہ ایسے ہی چل رہا ہے۔ Contribution to education, naturalism emphasizes the importance of using nature and the environment as a teaching tool in education۔ Naturalists believe that the learning should be child-centered and based on the interest and experience of the student۔ ٹھیک ہو گیا۔ Naturalism emphasized hands-on and experiential learning as well as the importance of observation and experimentation۔ وہی باتیں ہیں ان میں بھی کہ جو لرننگ ہے وہ آبزرویشن کے تھرو ہونی چاہیے، ایکسپیرینس کے تھرو ہونی چاہیے، اور بچوں کی کیا نیڈز ہیں ان سے ریلیٹڈ ہونی چاہیے۔ اٹ آلسو انکریج دی ڈیولپمنٹ آف critical thinking skills and the ability to reason through natural phenomena۔ In terms of curriculum, naturalism promotes the study of natural science such as biology, ecology, environmental science۔ Naturalism also emphasizes the importance of physical education and outdoor activities such as camping, hiking۔ In summary, philosophy of naturalism has contributed significantly to education by emphasizing the importance of child-centered اپنی اپروچز کے تھرو چائلڈ سینٹرڈ اپروچ، کریٹیکل تھنکنگ ہونی چاہیے، ایکسپیریمنٹل لرننگ ہونی چاہیے، ان سب کے تھرو انہوں نے پرابلم سالونگ ایبلٹی وغیرہ کو استعمال کرتے ہوئے کافی ہیلپ کیا ہے لرننگ کو بہتر بنانے میں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، آپ لوگ اسے شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور جس کسی اور کوڈ کی ویڈیوز آپ چاہتے ہیں تو وہ بھی بتائیں تاکہ میں انہیں اپلوڈ کر سکوں۔
اللہ حافظ.